आज हम डीपीएसपी स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डीपीएसपी की फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक, और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं और डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आते हैं। ठीक, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं, और जो डीपीएसपी के राइट्स हैं, डीपीएसपी है जो, वो हमने इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। अब इरिस ने कहाँ से ली है, आयरलैंड ने कहाँ से ली हुई है, स्पेनिश ने कहाँ से, स्पेन ने ये खुद बनाई हुई है। ठीक, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में आते हैं और डीपीएसपी पार्ट 4 में आती है। ठीक है, डीपीएसपी ये भी 4 है और ये भी 4 है, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं हम। ठीक, और जो अब फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या है, ये नेगेटिव कंसेप्ट है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 तक हैं, अगर स्टेट इसकी रिस्पेक्ट नहीं करती है तो हम इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्फोर्स कर सकते हैं और स्टेट इसका रिस्पेक्ट करे। ठीक है, मतलब जस्टिएबल है, ये जस्टिस अचीव करने के लिए हम इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके इसकी रिट इशू कर सकते हैं। और जो डीपीएसपी है वो क्या है, वो पॉजिटिव कंसेप्ट है। क्यों है पॉजिटिव कंसेप्ट? क्योंकि स्टेट इसको, अगर स्टेट डीपीएसपी के ये प्रिंसिपल को फॉलो करती है जो 36 से लेके 51 तक दिए हुए हैं, तो वो क्या है, स्टेट रिस्पेक्ट करती है इसकी। ठीक है, स्टेट को इसको फॉलो करना चाहिए, तो तभी ये क्या है, एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। लेकिन ये क्या है, ये नॉन जस्टिएबल है। ठीक, ये नॉन जस्टिएबल है। ठीक है, ये आर्टिकल 37 में बोला हुआ है कि, ठीक है, ये आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक है इसमें, ये यहाँ पे मैंने 41 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है 51, 36 से लेके 51 तक। 37 में ये कंसेप्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिएबल है। और 36 में क्या दिया है, 36 में दिया है डेफिनेशन ऑफ ए स्टेट के बारे में। जैसे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे उसमें आर्टिकल 12 में बोला हुआ है कि स्टेट को डिफाइन किया हुआ। अब स्टेट क्या होती है, स्टेट वो होती है जिसमें एक ये पॉलिटिकली टर्म है, जिसमें उसकी अपनी बाउंड्री होती है, वो खुद ही पैसा कमाता है और खुद ही अपने एम्प्लॉयमेंट को देता है। जैसे इलेक्ट्रिशियन विभाग हो गया, एयरफोर्स वाला डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, उसकी इतनी बाउंड्री है और यहाँ से वो पैसा कमाती है और यहाँ पे अपने गवर्नमेंट को, मतलब एम्प्लॉयमेंट को देती है। ठीक है, और जो आर्टिकल 37 है उसमें क्या बोला है, उसमें बोला हुआ है कि जो डीपीएसपी है वो क्या है, नॉन जस्टिएबल है। ठीक है, वो क्या है, नॉन जस्टिएबल है। क्लॉज 1 में, सेकंड क्लॉज में बोला हुआ है। अब ये नॉन जस्टिएबल है, क्या इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है? नहीं, जब भी स्टेट लॉ बनाती है तो इसका एक डीपीएसपी क्या है, एक फंडामेंटल फीचर्स है। ठीक है, फंडामेंटल फीचर्स है, और इसको हमें जब स्टेट नए लॉ बनाए, ठीक है, जैसे स्टेट कोई नया लॉ बनाए, ठीक है, न्यू लॉ बनाए कोई, तो उसने इस डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करके ही लॉ बनाने चाहिए। ठीक है, उनको फॉलो करके ही लॉ बनाने चाहिए। क्यों फॉलो करके लॉ बनाने चाहिए, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है? अब ये नॉन जस्टिएबल है तो क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? लेकिन नहीं, क्यों है ये इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये हमारी वजह से, हमारी डेमोक्रेसी की वजह से, अगर पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, अगर हमारे हिसाब से अगर ये लॉ नहीं बनाएगी तो हम लोग ही वोट दे के स्टेट बनाते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, प्रेसिडेंट, मतलब कोई भी हम लोग ही बनाते हैं। अगर वो हमारे हिसाब से लॉ नहीं बनाएगी तो क्या 5 साल के बाद वो गवर्नमेंट रहेगी? नहीं रहेगी। तो हम ये नहीं सोच सकते कि डीपीएसपी जो नॉन जस्टिएबल है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसी बनानी होती है वो इसको, लेकिन ये है कि हम इसके लिए, अगर उन्होंने नहीं बनाई तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकली जस्टिस। ठीक है, पॉलिटिकली जस्टिस। लेकिन जो इकोनॉमिक ये डीपीएसपी है ये किसकी बात करते हैं, ये सोशल और इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हमने प्रीएम्बल पढ़ा था। ठीक है, प्रीएम्बल पढ़ा था, उसमें बोला हुआ है कि हमने जस्टिस अचीव करनी है। कौन कौन सी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली। अब ये
दोनों को कंबाइन करके, फंडामेंटल राइट्स को भी और डीपीएसपी को कंबाइन करके ये तीनों हमारी जस्टिस अचीव हो जाती है। ठीक है, ये तीनों हमारी जस्टिस अचीव हो जाती है। और आर्टिकल 37 क्या बोलता है, नॉन जस्टिएबल फीचर है ये। ठीक है, नॉन जस्टिएबल फीचर है क्या, डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिएबल फीचर है। अब उसके बाद नॉन जस्टिएबल फीचर, इसका एक और कंसेप्ट आता है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने कुछ राइट, ठीक है, उन्होंने कुछ राइट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट तो डीपीएसपी भी है, लेकिन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे जैसे फंडामेंटल राइट्स, उसको उन्होंने क्या कर दिया, जस्टिएबल कर दिया। ठीक है, हमने इसको मानना ही माना, अगर कोई नहीं माने तो हाई कोर्ट। और बोला उन्होंने कि जैसे जैसे हमारे स्टेट की डेवलपमेंट होगी तो हम डीपीएसपी को भी इन्फोर्स करेंगे, जस्टिएबल करेंगे। जैसे आपने देखा होगा जो आर्टिकल 45 है, जो आर्टिकल 45 है वो क्या बोलता है, वो हमने कब ऐड किया था, वो हमने 2002 में, है ना, 2002 में ऐड किया था 86 अमेंडमेंट कि एजुकेशन टू ऑल। और उस टाइम जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, देश हमारा आज़ाद हुआ, तो हम इतने अमीर भी नहीं थे कि हम ये सारी पॉलिसी जैसे एजुकेशन टू ऑल, अभी इतना पैसा भी नहीं था कि सभी को एजुकेशन, तो उसने यही बोला जैसे ऐसे डेवलपमेंट होती रहेगी तो हम इसको भी इन्फोर्स करते रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिफॉर्म करते रहेंगे। और जो हमारे BN राव थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जिन्होंने आइडिया दिया था, उन्होंने तो ये बोला था कि जो डीपीएसपी है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स भी एक पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, और डीपीएसपी क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट्स है। ठीक है, डीपीएसपी हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट। लेकिन गवर्नमेंट ने यही सोचा अभी हमारे पास इतनी डेवलपमेंट नहीं है, तो हम आते आते जैसे जैसे हमारा देश डेवलप करेगा तब ऐसे ऐसे हम इसको भी इन्फोर्स करवाते रहेंगे। ठीक है, इन्फोर्स करवाते रहेंगे। और जो KT शाह है, ठीक है, KT शाह, उन्होंने बोला ये एक बैंक की चेक की तरह है डीपीएसपी। बैंक की चेक की मतलब बैंक चेक हम काट सकते हैं, लेकिन पैसा दे ना दे वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिंसिपल दिए हुए हैं। अब ये स्टेट को ये किसने फॉलो करना होता है, स्टेट ने। अब स्टेट ये फॉलो करे ना करे वो उनकी मर्जी है। ठीक है, वो वेलफेयर करना चाहती, डीपीएसपी का मेन मतलब है कि स्टेट की वेलफेयर करना। ठीक है, स्टेट का क्या करना, वेलफेयर करना। और उसके बाद जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने डीपीएसपी को क्या बोला कि ये हमारी सोशल और इकोनॉमिकल, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिकली डेमोक्रेसी है। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिकली वेलफेयर करेगा ये। ठीक, और नोबल फीचर भी बोला क्योंकि उन्होंने पूरा स्टडी किया इसको अच्छे से, क्या क्या है, जैसे पेंशन देनी और उसके बाद एजुकेशन देनी, पूरा पढ़ा, तो उन्होंने बोला ये सोशली और इकोनॉमिकली डेमोक्रेसी मतलब वेलफेयर करेगा हमारी स्टेट को। ठीक है, अब उसी के हिसाब से, अब जब हमने इसके प्रिंसिपल देखे तो उसी के हिसाब से हमने, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं इसको क्लासीफाई किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको क्लासीफाई नहीं किया है, हमने इसके जो प्रिंसिपल रखे हुए थे, ठीक है, जो 36 से लेके 50 तक प्रिंसिपल्स हैं इसमें, तो उसके हिसाब से हमने सोशली, गांधीयन और लिबरल, ठीक है, 3 टाइप में इसको हमने क्लासीफाई किया। ठीक है, 3 टाइप में इसको हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, क्लासीफाई कर दिया। अब जो सोशलिस्ट क्या है, सोशली वेलफेयर करना, सोशली वेलफेयर मतलब कि सोशली भी वेलफेयर करना। ठीक है, जैसे कि देखना कि कोई रिच है तो वो रिच नहीं हो रहा हो ज़्यादा, पुअर है तो वो पुअर नहीं हो रहा हो ज़्यादा, उनको बैलेंस करके रखना। गांधीयन प्रिंसिपल भी हमने इसमें ऐड किए। ठीक है, और लिबरल भी। ठीक, पहले हम देख लेते हैं सोशलिस्ट में जैसे आर्टिकल 38 है। आर्टिकल 38 क्या बोलता है कि सोशल ऑर्डर, वेलफेयर करना। वेलफेयर अब किस हिसाब से करना, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। ठीक है, सोशली क्या हो गया, जैसे SC ST हैं, है ना, SC ST हैं, उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन देना। ठीक है, और उसके बाद इकोनॉमिकली ये है कि जैसे BPL राशन आता है। ठीक है, कोई भी गरीब ना रहे और उनके लिए हर एक चीज़ रिक्वायरमेंट हो, मतलब सामाजिक सुधार करने हमने, आर्थिक सुधार करने हमने। ठीक, और उसके बाद पॉलिटिकली, जैसे हम लोग भी अपनी पार्टी बना के कोई रूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, ये आता है हमारा आर्टिकल 38
8 में। और आर्टिकल 39 में आते हैं हमारे मतलब अपने लिविंग स्टैंडर्ड की बात करना, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मटेरियल रिसोर्स का, जैसे कि मटेरियल रिसोर्स, ठीक है, कोई भी मटेरियल जैसे गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट देती है, तो उस रिसोर्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आर्टिकल 39 बोलता है हमें। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसका क्या मतलब है कि जैसे कोई टीचर लग गया है, ठीक है, अब एक टीचर गवर्नमेंट टीचर लगी है, एक लड़की है, एक गर्ल्स है और एक बॉय है, ठीक है, एक गर्ल है बॉय है, दोनों मैथ टीचर हैं, ठीक है, दोनों मैथ टीचर हैं। और इनको हमने देखना है कि स्टेट के अकॉर्डिंग उन्होंने देखना है कि इन दोनों को इक्वल पे मिल रही है नहीं मिल रही है। अब ये नहीं हो सकता कि जैसे टेम्परेरी, कुछ टीचर टेम्परेरी लगे होते हैं और कुछ परमानेंट लगे होते हैं, तो बच्चे उठ के या टीचर उठ के चले जाएं कि हाँ ये परमानेंट टीचर है और ये टेम्परेरी टीचर है, तो हम दोनों की पे क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। और अगर इधर देखना भी है तो हम ये देखेंगे कि टेम्परेरी में लड़के की और लड़की की पे बराबर है या नहीं बराबर है, इन दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे, इसमें हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये आर्टिकल 39 बोलता है। और हेल्थ ऑफ वर्कर के हेल्थ को भी हमने देखना है कि वो कमज़ोर है, ठीक है, या कमज़ोर है या कुछ और है, तो वो भी हमने इसमें देखना है। और 40 में क्या आता है, विलेज पंचायत, ठीक है, विलेज पंचायत, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधी सोचते थे कि विलेज में रूल्स होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि हर एक जो मेन इंक्रीमेंट है, जो मेन हमारी चीज़ निकलती है, वो कहाँ से, गांव से ही निकलती है। लेकिन उस टाइम भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। भीमराव अंबेडकर जी ने बोला कि सारे करप्टेड लोग हैं, तो हम विलेज पंचायत नहीं बनाएंगे, यहाँ पे कोई सरपंच पंच या हेड उनको हम नहीं देंगे। गांधी जी ने बोला नहीं, अगर हम वहाँ पे हेड बनाएंगे तो गांव के लोगों का भी भलाई होगी, गांव की जो ग्रास रूट लेवल है उनकी भी हम मांग को सुन सकेंगे। तो इनके बीच आते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, जिन्होंने फॉलो करनी होगी करे वो, जिन्होंने फॉलो नहीं करनी होगी नहीं करे वो, ठीक है। जैसे अब कुछ अभी भी स्टेट्स हैं, जैसे नागालैंड हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे अभी भी पंचायतें वगैरह नहीं हैं। लेकिन जो फर्स्ट पंचायत बनी थी वो कौन सी बनी थी, राजस्थान बनी थी। और कब बनी थी ये, राजस्थान कब बनी थी, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछते हैं, ठीक। और 2 अक्टूबर क्यों बनी थी, गांधी जयंती होती है उस दिन, ठीक है, तो गांधी जी के संविधान को फॉलो कर रहे हैं, तो 2 अक्टूबर को इस्टेब्लिश की थी राजस्थान, ठीक। उसके बाद 41 आता है। 41 में अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, जैसे गवर्नमेंट पेंशन्स वगैरह देती है ना, ओल्ड एज को पेंशन देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। अनएम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट बना हुआ था पहले, अनएम्प्लॉयमेंट को पैसे भी वगैरह प्रोवाइड करते थे। अब तो जो स्टेट आती है तो वो अपने अपने रूल वगैरह पॉलिसी वगैरह अपनाती है। ये जो हमारे प्रिंसिपल लिखे हुए हैं ये पूरे ऐसे फॉलो नहीं करे तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। आपने देखा होगा कि पहले अनएम्प्लॉयमेंट का एक डिपार्टमेंट, हर जगह डिपार्टमेंट बना हुआ था, वो पर 1000 मतलब पर मंथ हर एक बच्चे को 1000 देती थी, ठीक है। ये भी हमारे डीपीएसपी के प्रिंसिपल हैं। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, अब वो एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर रही है हमारे, ठीक है। अब ये नहीं है कि वो ना फॉलो करे तो हम इसको लेके हाई कोर्ट में चले जाएंगे, वो उन पे डिपेंड करता है, ठीक। और उसके बाद आर्टिकल 42 ह्यूमन कंडीशन ऑफ ए वर्क, इसमें आती है मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। मैटरनिटी रिलीफ, जैसे कोई लेडी प्रेगनेंट्स होती है, ठीक है, प्रेगनेंट्स होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो, जो प्राइवेट में भी फैसिलिटी मिलती है पर गवर्नमेंट में ज़्यादा, उनको लीव मिलती है 26 वीक की, ठीक। ये 42 आर्टिकल्स में आता है और ये एक्ट भी बना हुआ है अब, ठीक, गवर्नमेंट ने इसको एक्ट में भी कन्वर्ट किया हुआ है। और 43 कॉटेज इंडस्ट्री, ये किसने, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधी सोचते थे कि छोटी छोटी इंडस्ट्री बननी चाहिए, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए और कोई भी फ्री नहीं रहना चाहिए, और ऐसे ही हमारे देश की तरक्की होगी, ठीक है, जिसको हम मेक इन इंडिया बोलते हैं। अपने देश का बनाओ और अपने देश का खाओ। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्री, जैसे अचार, लेडीज़ अचार बनाती हैं, खादी वगैरह बनाती है गाँव में, ठीक है, वो होती है कॉटेज इंडस्ट्री। और 44 आर्टिकल्स क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म एक जैसा लॉ, जैसे ट्रिपल तलाक का बड़ा इशू चल रहा था, एक जैसा लॉ, ठीक है, यूनिफॉर्म, जैसे हम स्कूल में भी आते हैं तो सभी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, कि सभी एक जैसे दिखने चाहिए, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, मतलब एक जैसे दिखने चाहिए, ठीक। अब आर्टिकल 45 क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल,
यहाँ पे बोला हुआ है कि ऑल 0 से लेके 14 तक बच्चों तक हमने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल 21A, मतलब जो 21 है, 21 क्या आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स में, 21 है राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, उसमें अमेंडमेंट किया हुआ है। कौन सा अमेंडमेंट किया हुआ है उसमें? 86 अमेंडमेंट किया हुआ है। कब किया था? 2002 में। उसमें बोला हुआ है कि 6 से लेके 14 साल तक बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। और DPSP में बोला हुआ है कि ऑल बच्चे, मतलब 0 से लेके 14 साल तक, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देख लेना। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि DPSP में कौन सा आर्टिकल है और फंडामेंटल राइट्स में कौन सा आर्टिकल। फंडामेंटल राइट में 21A आर्टिकल है और DPSP में 45 आर्टिकल्स है, ठीक है। कौन सी अमेंडमेंट से आया था? 86 अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 2002 में हमने इसको ऐड किया था। फिर 46 आर्टिकल आता है। 46 में क्या बोलते हैं? प्रमोट एजुकेशन इकोनॉमिकली इंटरेस्ट सुप्रीम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब इसका क्या मतलब है? एजुकेशन कैसे प्रमोट? जैसे कि एजुकेशन में कहीं उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो उनकी सीट्स रिजर्व होगी, उनका कोटा होगा स्पेशली। अब इकोनॉमिकली जैसे कोई जॉब ही लगनी है उनकी, अभी भी आप वगैरह फॉर्म वगैरह भरवाते होगी तो जो SC ST होते हैं उनका अलग से कोटा होता है। ये भी हमारे आर्टिकल 46 में बोला हुआ है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को हमने क्या करना है? एजुकेशनली और इकोनॉमिकली इंटरेस्ट से प्रमोट करना है हमने, क्योंकि सारे लेवल होना चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। और आर्टिकल 47 क्या बोलता है कि हमने इनटॉक्सिक ड्रिंक एंड ड्रग्स, ठीक है, जैसे शराब्स होगी, ड्रग्स हो गए, उनको प्रोहिबिट करना, उनको रोक लगाना। स्टेट मतलब ऐसे ऐसे लॉ बनाए, ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाए कि इन चीज़ों को रोक लगाए। पर रियलिटी में क्या होता है? ये सबसे हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट करती है, सबसे पैसा इधर से ही आता है तो वो लगाए नहीं लगाए, पर ऐसे हमारे आर्टिकल 47 बोलता है कि इनको रोक लगाना है। उसके बाद 48 प्रोहिबिट करना है। 48 में क्या बोल रहा है? स्लेटर ऑफ काउ, जो काउ को मारते हैं, ठीक है, उसका चमड़ा निकालते हैं, उसको रोकना है, ठीक है, उसको रोकना है। अगर देखा जाए तो हिंदू रिलीजियस में गाय को माता माना जाता है ना, गाय को माता माना जाता है, तो हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मुस्लिम में अलग इंटरेस्ट है, ठीक है, इसको हमने क्या करना है? रोक लगानी है। फिर 49 में क्या बोल रहे हैं कि प्रोटेक्ट ऑल मोनूमेंट्स, ठीक है, ऑल मोनूमेंट्स ऑफ हिज इंटरेस्ट हिस्टोरिकल, जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, जो मतलब हिस्ट्री से बनाए हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल ताजमहल, ठीक है, ताजमहल उनको प्रोटेक्ट करना है, तोड़ नहीं दे कोई। क्यों प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि हम भी हिस्टोरिकल देख सकें कि लोगों ने कैसे इम्प्रूवमेंट किया है, कितना डेकोरेशंस की हुई है, ठीक है वो। और आर्टिकल 50 बोलता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, जुडिशरी क्या होती है कि जो जस्टिस प्रोवाइड करती है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करती है। और एग्जीक्यूटिव होती है लॉ को इम्प्लीमेंट, लॉ तो बनाता पार्लियामेंट है और उसको आगे इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में जैसे PMO आता है, ठीक है, प्रधानमंत्री आता है, इन दोनों को अलग करना कौन से आर्टिकल में बोला हुआ है? DPSP के 50 आर्टिकल में बोला हुआ है, ठीक। और उसके बाद 51 में प्रमोशन ऑफ ए इंटरनेशनल पीस, ठीक है, इंटरनेशनल पीस, ठीक, इंटरनेशनली पीस। अब इसमें से जो सोशली हैं, सोशली इंटरेस्ट के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं? वो 39, 41, 42, 43 और 47। इनटॉक्सिक ड्रिंक, ठीक है, उसको कॉटेज इंडस्ट्री तो उसमें आता है, 43 नहीं आएगा इसमें, ठीक, ठीक है। और उसके बाद गांधीयन में कौन से आते हैं? 40, 43, 46, 47 और 48। और लिबरल में कौन से आते हैं? 44, 45, 48, 49, 50 और 51, ठीक। ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं DPSP के। और अब हम देखते हैं कि अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, ऐसे ऐसे हम फंडामेंटल राइट्स को DPSP को हम अमेंड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं उसमें, ठीक है। जैसे 97वां अमेंडमेंट होता है 2011 में, तो हमने आर्टिकल 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब जैसे कुछ लोग मिलके, जैसे कमेटी सिस्टम होता है, फिर ये ऐड करते हैं, फिर अपने प्रॉफिट को सभी के साथ शेयर करते हैं। ये कब आया?
97 अमेंडमेंट 2011 में। ठीक है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी ये न्यूज़ में भी है क्योंकि इसकी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ने अलग कर दी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये पूछते ये कौन सा प्रिंसिपल है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सा प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल है। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल है ये। और उसके बाद कौन से अमेंडमेंट में आया, 97th अमेंडमेंट में। कब आया 97th अमेंडमेंट, 2011 में आया। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में है, 43 आर्टिकल में है, क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद 44th अमेंडमेंट 1978, 44th में क्या होता है कि आर्टिकल 38 स्टेट मिनिमाइज इन इक्वालिटी इनकम, जो इनकम में इन इक्वालिटी है। ठीक है, इनकम में इन इक्वालिटी है उसको ख़त्म करना, उसको मिनिमाइज़ करना, कम करना। फिर उसके बाद जो 42nd अमेंडमेंट है 1976 का, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके कारण बहुत से एक्ट ऐड हुए हैं। ठीक है, इसमें 39A में क्या आता है, फ्री लीगल एड। ठीक है, फ्री लीगल एड मतलब कि जैसे जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उसके लिए हमने वकील प्रोवाइड करना। जो वकील नहीं प्रोवाइड कर सकता है, जो ईमानदार है, उसके लिए हमने वकील प्रोवाइड करना। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और 39F में यूथ आर प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस। ठीक है, एक्सप्लोटेशंस के खिलाफ उसको बचाना। ये आर्टिकल किस में आता है, हमने आर्टिकल पढ़े थे फॉलिक, हमने ट्रिक से पढ़े थे, है ना, हमने ट्रिक से पढ़े थे फॉलिक। हमने ट्रिक की वीडियो डाली हुई है, तो आप भी वो देख लेना, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी वो। ठीक, जैसे आर्टिकल 19, जैसे ई पाउट में क्या था, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, इक्वालिटी, प्रोहिबिशंस, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी, टाइटल। 19 में 20, 21 और 22 फॉलिक, फ्रीडम, और उसके बाद ओ में ऑफेंस, एल से लिबर्टी, और एक्सप्लोटेशन आ गया आर्टिकल 22। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 22 क्या बोलता था, ये बोलता था कि हमने ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग नहीं करनी है। ट्रैफिकिंग मतलब कि उनको बेचना नहीं, जैसे सामान को बेचते हैं ना, ऐसे हमने उनको बेचना नहीं है। और उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनको हज़ार्ड कंपनी में, 14 साल तक जो बच्चे होते हैं उनको हज़ार्ड कंपनी में, जैसे खतरनाक कंपनीज होती हैं, माइनिंग होती हैं, इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे नहीं लगाना है। और जो DPSP में हमने ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट 1976 से, और ये 43A में हमने इसको ऐड किया था। 39 में हमने इसको ऐड किया था। ठीक, और 43rd में बोलते हैं पार्टीशंस ऑफ द वर्कर इन मैनेजमेंट। और 48 में प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट के ऊपर आजकल बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं 48A आर्टिकल में। ये था हमारा DPSP। क्या पढ़ा हमने DPSP में, DPSP पार्ट 4 में आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था हमने। आर्टिकल कहाँ से लेके 36 से लेके 51 तक आते हैं। और जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने बोला है हमने कौन सी जस्टिस अचीव करनी है, कौन सी डेमोक्रेसी अचीव करनी है, सोशल और इकोनॉमिक। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक ऐसे भी पूछ सकते हैं ये। और आर्टिकल 39 क्या बोलता है, हमने वेलफेयर अचीव करनी है। आर्टिकल 39 बोलता है वेलफेयर अचीव। अब पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कौन सी वेलफेयर अचीव करनी है हमने, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल, ये आर्टिकल 39 में बोला हुआ है। ठीक है, उसके बाद KT शाह ने बोला था कि ये एक बैंक की चेक की तरह है। ठीक है, बैंक की चेक की तरह है, हम इसको काट तो सकते हैं, लेकिन पैसा कौन देगा, स्टेट, क्योंकि स्टेट ही इसके प्रिंसिपल को फॉलो करके, स्टेट की पॉलिसी है, स्टेट कोई ऑब्लिगेशन करता है कि इस प्रिंसिपल को फॉलो करके आप नई नई पॉलिसी बनाओ गवर्नमेंट की, मतलब पब्लिक के वेलफेयर के लिए। ठीक है, और उसके बाद नोबल फीचर बोला था भीमराव अंबेडकर जी ने इसको। ठीक, ये था हमारा DPSP।